हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे इस कोरोना पेंडेमिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आखिर होती क्या हैं और ये क्यों फॉर्म करा जाता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और साथ में इसके क्या मेरिट्स और क्या लिमिटेशंस होती हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी फॉर्म्स की होती है लाइक पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, उनमें होती है मेरिट्स और लिमिटेशन। तो इसकी भी क्या मेरिट्स और लिमिटेशन होती है वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी चैनल पे नए नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका ही बेनिफिट है और हमको भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो भाई आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। मैंने यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को 6 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है, यानी कि हम इसके मीनिंग को 6 पॉइंट्स की हेल्प से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वॉलेंटरी एसोसिएशन, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इसका मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अपनी मर्जी होती है, यानी कि आप जैसे पार्टनरशिप में क्या था, अपनी मर्जी से आप पार्टनरशिप क्रिएट करते थे, पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते थे। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। और वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब यही होगा कि आप अपनी मर्जी से सोसाइटी फॉर्म करते हैं। वर्किंग टुगेदर, नेक्स्ट पॉइंट, साथ मिलकर काम करते हैं आप सब। थर्ड पॉइंट है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, यानी कि साथ मिलकर काम क्यों करते हैं, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, यानी कि आपकी सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके साथ कुछ अच्छा हो, उनका फायदा हो, उसके लिए आप लोग साथ आते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। देन उसके बाद अब आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? तो आप क्या करते हैं, अपने सोसाइटी में जो भी मेंबर है उन्हीं से पैसा ले लेते हैं, उनको शेयर्स इशू कर देते हैं। इट्स ऑल लाइक जैसे कंपनी में होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर्स इशू करती हैं और जनता से पैसा ले लेती है। सेम सोसाइटी में होता है, सोसाइटी क्या करती है, अपने ही मेंबर्स को शेयर इशू करती है, बाहर पब्लिक को नहीं करती, अपने ही मेंबर्स को शेयर्स इशू करती हैं और उनसे पैसा ले लेती है। ये हो गया उसका कैपिटल। देन बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन की। क्या इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, और अगर है तो इसको कहां, कौन से एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है? अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही कंपलसरी है, यानी कि इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए। कौन से एक्ट के अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, 1912 का एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1912 का एक्ट। इसके अंदर जो है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है नई नई, उसको रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ठीक है, जो कि मैंने यहां लिखा भी हुआ है शॉर्ट में, CSA 1912। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कितने मेंबर होने चाहिए। तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के लिए मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स होने चाहिए इस सोसाइटी में, यानी कि अगर कम से कम 10 मेंबर हैं आपके पास तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। अगर 10 से 1 मेंबर कम है तो आपका कोई चांस नहीं है सोसाइटी फॉर्म करने का। आपको कम से कम 10 पर्सन इकट्ठे करे होने चाहिए, तभी आप फॉर्म कर पाओगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है, इसका रियल मीनिंग। तो देखो, अगर आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो कि साथ में वर्क करते हैं, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, किस लिए वर्क करते हैं? मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। और उनका पैसा कहां से आता है? अपने मेंबर्स को ही वो शेयर इश्यू करके पैसा ले लेते हैं। देन इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है 1912 एक्ट के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कम से कम 10 पर्सन होना चाहिए इस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। तो 6 पॉइंट आपके दिमाग क्लियर हो जाने चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है। और अब आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर आपको 6 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे पहला पॉइंट आता है वॉलेंटरी मेंबरशिप। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में उसको बताया था मीनिंग में ही, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि आपकी मर्जी है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंटर होना है
तो हो जाओ, नहीं होना है तो आपकी मर्जी। मतलब आप अपनी मर्जी से आ सकते हो, अपनी मर्जी से जा सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। यानी कि जो आपका जो भी ग्रुप है उसका आप पर कोई फोर्स नहीं रहेगा कि वो आपको बोले कि भाई तुम्हें को एंट्री लेनी ही लेनी पड़ेगी सोसाइटी के अंदर, या फिर ये नहीं कि आपको बोले तुझे सोसाइटी से निकलना ही होगा। आपकी अपनी मर्जी है, आपको सोसाइटी में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो बाय बाय। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इनकी एक लाइन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि भाई जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जब आप इसको लीव कर रहे हो, तो एंटर की बात नहीं कर रहा मैं, जब आप लीव एग्जिट कर रहे हो तो सोसाइटी में से, तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा लीव करने से पहले कि भैया मैं जो सोसाइटी छोड़ रहा हूं। कोई आपको रोकेगा नहीं कि भाई तू रह हमारी सोसाइटी के अंदर, आप जा रहे हो तो बाय बाय, बस आपको एक नोटिस देना पड़ेगा सोसाइटी को। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लीगल स्टेटस। सर लीगल स्टेटस का क्या मतलब है? सर लीगल स्टेटस का मतलब है कि एक बार आपकी सोसाइटी एक्ट के अंदर, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई तो बस आपको एक लीगल स्टेटस मिल गया, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन गई आपकी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की, आपकी नहीं। ठीक है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या, वो एक अलग आइडेंटिटी हो चुकी है, अब वो अपने मेंबर से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर से मेंबर्स भले ही एग्जिट कर जाएं, उसके एंटिटी पर, उसकी अपनी आइडेंटिटी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर कोई नया मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आकर एंटर कर जाए तो भी उस सोसाइटी पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी एंटर करेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट का उस सोसाइटी के मेंबर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोसाइटी के नाम पर है, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पर। पार्टनरशिप में क्या देखा था हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, यानी कि फर्म के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पार्टनर्स पर भी अप्लाई होता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे सोसाइटी की अलग एंटिटी है, एंटिटी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की अलग पहचान है, उसके नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, भले इसमें मेंबर आए या जाएं, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो भी मेंबर्स वगैरह हैं, उन्होंने जितना कैपिटल लगाया है बस उतने ही लिमिट तक उनकी लायबिलिटी भी रहने वाली है। कोई उनसे जो है उस लिमिट के एक्सेस में लायबिलिटी बियर करने को नहीं कह सकता है। ठीक है, जितना पैसा लगाया बस उतनी लायबिलिटी लो, उसके अलावा कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल। सर कंट्रोल यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका आंसर है मैनेजिंग कमेटी। वो मैनेजिंग कमेटी में कौन से लोग होंगे जो इस सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे? तो इसका आंसर है कि उस सोसाइटी के ही कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि उस मैनेजिंग कमेटी में होंगे, और उनको इलेक्ट कैसे करा जाएगा कि हाँ वही पर्टिकुलर मेंबर होगा इस कमेटी के अंदर, तो उसको इलेक्ट करा जाएगा उस सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा। वो लोग क्या करेंगे, वोट देंगे कि हाँ इस पर्सन को मैनेजिंग कमेटी में होना चाहिए। तो यानी कि इसमें भी क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी रहती है, जिसमें लोग इलेक्शन के थ्रू ही मैनेजिंग कमेटी का भी मेंबर बनते हैं। ठीक है, अब जब वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बन जाएगा तब वो पूरा कंट्रोल करेगा इस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, समझ आई बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था थर्ड पॉइंट के अंदर कि वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, ये अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इसका मोटिव क्या है, वेलफेयर करना, सर्विस। वेलफेयर करना क्या है, सर्विस देना ही तो है। तो सर्विस मोटिव इसका हमेशा से रहता है, यानी कि इसका मोटिव ये नहीं कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना मोटिव रहेगा तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा फिर। ठीक है, समझ आई बात। और दूसरी बात, इसका मोटिव क्या बताया मैंने आपको, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। तो ये हमेशा अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा, यानी कि अगर इसको कोई भी फ्यूचर में सरप्लस होता है, इसका यानी प्रॉफिट वगैरह हो जाता है अपने ऑपरेशन से, तो उस प्रॉफिट को ये अपने मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर देगा, यानी कि एज अ डिविडेंड दे देगा उनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट भी खत्म। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। इसमें पहला पॉइंट आता है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स। अभी मैंने आपको बताया मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन होता है, जिसमें वोट कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर ही वोट करते हैं कि किसको मेंबर बनना चाहिए मैनेजिंग कमेटी का। ठीक है,
तो यानी कि हर किसी के पास वोटिंग राइट होता है, चाहे उसने कितना भी कैपिटल लगाया हो, ठीक है, यानी कि कम लगाया हो तो भी वोटिंग राइट है, ज्यादा कैपिटल लगाया है तो भी वही एक ही वोटिंग राइट है, यानी कि हर किसी के पास अपना एक वोट होता है। मैंने बोला ना आपको डेमोक्रेसी, तो वन मैन वन वोट, तो यही मतलब है इसका इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स का, कि हर किसी के पास अपना एक वोट होता है चाहे उसने कितना भी कैपिटल लगाया हो, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ा मेरिट क्या है इसका? लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपने जितने कैपिटल लगाई है आपकी लायबिलिटी भी उसी अमाउंट तक होगी जितने अमाउंट का आपने कैपिटल लगाया है, ठीक है, उससे एक्सेस में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टेबल एग्जिस्टेंस। सर स्टेबल एग्जिस्टेंस क्या मतलब है? सर स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में से भले किसी की डेथ हो जाए या कोई मेंबर सोसाइटी छोड़ के चला जाए तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उसमें मेंबर आए चाहे मेंबर जाए, यानी कि वो हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करना बहुत ही इजी है, इसको बहुत ही आसानी से फॉर्म करा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है, यानी कि बहुत ही सिंपल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी होती है अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया ईज ऑफ फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इसको फुल सपोर्ट रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने मेंबर्स के लिए काम कर रही है, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ना कि प्रॉफिट के लिए। तो ये लोगों की भलाई का काम है ना भाई, वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है सोसाइटी, तो इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है कि भाई ये जो है सोसाइटी जो है एक लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो हम भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। अब वो गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है? तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है यानी कि टैक्सेस के ऊपर, यानी कि टैक्स जो थोड़ा उनसे कम लेती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो लोन का, यानी कि अगर सोसाइटी ने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर भी उनसे कम इंटरेस्ट वसूला जाता है, और बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। सर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हमारा आता है लिमिटेशंस, जिसमें पहला पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। सर लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके पास जो फंड इकट्ठा करने के सोर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, या तो ये अपने मेंबर से ही पैसा ले सकता है या फिर लोन के थ्रू पैसा ले सकता है, बाकी किसी जनरल पब्लिक से ये पैसा नहीं ले सकता है, तो इसलिए बोला गया लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इसके पास, केवल अपने मेंबर से या फिर बैंक से लोन लेके, बाकी और कहीं से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता ये, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके पास फंड इकट्ठा करने का सोर्स बहुत कम होते हैं। अब फंड इकट्ठा करने का सोर्स बहुत कम होते हैं तो भाई ये किसी प्रोफेशनल बंदे को भी हायर नहीं कर सकता है अपनी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। जब किसी को हायर कर ही नहीं सकता तो इसकी सोसाइटी को भाई मैनेज कौन करेगा? इसकी सोसाइटी के मेंबर ही मैनेज करेंगे, यानी कि मैनेजिंग कमेटी फॉर्म करके, ठीक है। अब मैनेजिंग कमेटी फॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास प्रॉपर नॉलेज है कि कैसे इसको मैनेज करा जाए? नहीं है भाई, सब नए नए बंदे हैं, तो कैसे उनको नॉलेज होगी? उनका नॉलेज ही नहीं है, तो जैसे मर्जी ढंग से वो मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला गया इनएफिशिएंसी, यानी कि अच्छे ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यानी कि इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेक ऑफ सीक्रेसी। अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सब आपस में साथ मिलकर काम करते हैं। तो साथ मिलकर काम करते हैं इसका मतलब है कि जो भी इनके प्लान्स वगैरह होंगे इनको पता होंगे आपस में कि भाई क्या प्लान्स है हमारे सोसाइटी के, हमको कैसे वर्क करना है वगैरह, सब पता होगा इनको, ठीक है। जब इनको सब पता होगा तो हो सकता है उस बात में लीक कर दे बाहर, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई एक पर्सन या बहुत से पर्सन जो किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी मेंबर हो, और जब उसके मेंबर है तो हो सकता है यहाँ की बात वहां लीक कर दे जाके भाई देखो वो ऐसे ऐसे उनके प्लान्स वगैरह हैं। तो इसलिए बोला गया लेक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि सीक्रेसी नहीं होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनको टैक्स कम लेती है इनसे और इनको लोन्स पर भी कम इंटरेस्ट रेट वसूलती है, तो गवर्नमेंट जब इतना कुछ कर रही है सोसाइटी के लिए तो कुछ ना कुछ उसका कंट्रोल भी होगा ना उसके ऊपर।
कंट्रोल होगा, बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोलती है कि भाई देखो हम तुमसे टैक्स कम ले रहे हैं, तुमसे इंटरेस्ट रेट कम ले रहे हैं लोन के ऊपर, तो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को तुम्हें मानना पड़ेगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मानना भी पड़ता है। ठीक है, अब क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी मान रही है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठा सकती है अपनी सोसाइटी के लिए, यानी उसको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखने के बाद ही कोई भी जो है स्टेप उठाना पड़ेगा अपने सोसाइटी के लिए, बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकती है, यानी कि फ्रीडम नहीं होगी फिर उसको कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसलिए बोला गया है गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो आपके पास कोई भी डिसीजन लेने का फ्रीडम नहीं होगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा भाई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग अलग लोग होते हैं, तो सबके अपने विचार होंगे, सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, सब अपने बेनिफिट के लिए सोसाइटी से जुड़े होंगे। ठीक है, तो सब जब अपने बारे में सोचेंगे तो सबके अपने विचार अलग होंगे, जब विचार अलग होंगे कोई एक अच्छा डिसीजन वो ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला गया डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे पॉइंट लिमिटेशंस के भी खत्म। आई होप आपको ये पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा कंसेप्ट, पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको पूरा समझ आया है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ में हमको भाई कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो से कितना समझ में आया है, और ये वीडियो आपको किस हद तक पसंद आया है वो भी हमको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करो। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में मिलने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।